पीवीएस लेना होता है, ये कंबाइंड स्टेट में आपका पाया जाता है, बनता क्या? ठीक है, तो ग्लेना हो गया आपका पीवीएस। इसके बाद सिनेबार, सिनेबार में क्या होगा बोलो? HgS, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर है उसमें हम दो स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब दो स्टेट हमारा होता है। एक तो हमारा फ्री स्टेट होगा जिसमें आपका जो सल्फर होगा वो फ्री फॉर्म में रहेगा। दूसरा हमारा क्या होगा? कंबाइंड स्टेट में रहेगा। कंबाइंड स्टेट में ग्लेना और सिनेबार नाम का दो, मतलब और भी होता है, कॉपर पायराइट भी होता है, ठीक है, CuFeS2, यहां से भी आपको सल्फर मिलेगा। कॉपर पायराइट, ये हम लिखेंगे यहाँ पे CuFeS2, तो यहां से भी आपको सल्फर मिलेगा, यहां से भी सल्फर, यहां से भी सल्फर मिलता है। तो ये सब आपके कंबाइंड स्टेट वाले कंपाउंड्स हैं जहां से हम सल्फर ऑब्टेन करते हैं। आई बात समझ? तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में हम बात करते हैं, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी आपका डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल रिएक्शन सेम होता है। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगा, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो याद रखिएगा कि एलोट्रॉप्स जो है, जब भी कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, तो ऐसे फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, कार्बन का बहुत सारा एलोट्रॉप्स होता है। कार्बन में क्या क्या हो सकता है आपका? कोल हो सकता है, डायमंड होता है, उसमें भी तो कार्बन है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन्स होता है, ठीक है। इस तरह के कई सारे कार्बन के फॉर्म्स होते हैं, लेकिन उनमें क्या है, उनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सब आपका डिफरेंट होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस उन लोगों का अलग होता है। आ रही बात समझ में? फिजिकली वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह से हम अगर सल्फर की बात करें तो देखिए सल्फर के केस में, इन केस ऑफ सल्फर there are mainly two allotropes, ठीक है, दो एलोट्रॉप्स मेनली होता है। सबसे पहला जो आपका होगा, इट इज रोम्बिक सल्फर। कौन सा सल्फर बोलो? रोम्बिक सल्फर, और इसे हम प्यार से अल्फा सल्फर भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर कहते हैं। ये बेसिकली किस कलर का होता है? येलो इन कलर। ये आपका कलर जो होता है इसका वो येलो होता है, येलो इन कलर। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे कि जो रोम्बिक सल्फर होता है इसका जो एग्जिस्टेंस है एज एस8 फॉर्म, ध्यान में रखिएगा, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? एस8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और पकड़ क्राउन शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, पकड़ क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा क्राउन, कैसा होता है बोलो? क्राउन होता है कैसा? बताइए, क्राउन देखो आप लोग,
8 एटम हो गया सल्फर का। यहाँ पे सल्फर का 8 एटम होता है। सल्फर का कितना एटम होगा? 8 एटम हो गया। 7 ही हो गया क्या? 3 4, अच्छा एक छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका क्राउन शेप होता है। इसमें जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये एंगल ध्यान में रखिएगा, ये जो एंगल होता है इट इज 107 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसका एंगल है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका रोम्बिक सल्फर है, देखिए रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट्स इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर at above 369 केल्विन। तो यहां पे ध्यान में रखिएगा कि जो आपका रोम्बिक सल्फर है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, रोम्बिक सल्फर है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर हम 369 केल्विन से ऊपर रखें, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मोनोक्लिनिक सल्फर में, आई बात समझ में? तो रोम्बिक सल्फर को आप 369 से पहले स्टेबल रख सकते हो। रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल बिलो 369, यहां पे लिखेंगे रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल। ये कब स्टेबल रहेगा? बिलो कितना टेम्परेचर? बिलो 369 केल्विन। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर टेम्परेचर आप देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर में या बीटा सल्फर। इज इट क्लियर? चलिए नोट करें। देखिए मेल्टिंग पॉइंट of alpha sulfur is 385.5 Kelvin and specific gravity, याद रखिएगा, specific gravity is 2.06 होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे 2.06 होता है। देखिए ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा, पानी में इनसॉल्युबल होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही फास्ट घुलता है, रेडली सॉल्युबल, याद रखिएगा, रेडली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बहुत स्ट्रांगली घुलता है, रेडली सॉल्युबल होता है। जिसके बाद ये कुछ एक्सटेंट तक कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है, डिसॉल्व इन स्मॉल अमाउंट इन सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में कुछ एक्सटेंट तक ये डिसॉल्व करता है, अल्कोहल एक्सेट्रा। ध्यान रखिएगा कि ये डिसॉल्व करता है लेकिन कुछ अमाउंट में डिसॉल्व करता है, कहां पे? बेंजीन में, अल्कोहल में और भी कुछ सब्सटेंसेस में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वहां पे। आएगा सर? अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा वो देखिए। हम इसको प्रिपेयर करते हैं, देखिए प्रिपरेशन, देखो प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रोल सल्फर लेना है। क्या लेना है बोलो? रोल सल्फर लेना है। हाँ चलिए देखिए,
देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम रोज सल्फर लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे ये मोल्टन सल्फर है, मोल्टन अभी लिखेगा नहीं कोई, और मोल्टन सल्फर में हम लोग कुछ रॉड्स के ऊपर इस मोल्टन सल्फर के अंदर, जैसे ये आपका मोल्टन सल्फर हुआ, रॉड्स डाल के उसको क्या कर लेते हैं, रोल बना लेते हैं, ठीक है। तो रॉड्स को डालकर हम लोग रोल बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा इस तरह से रॉड होता है। तो ये क्या मतलब मोल्टन सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके रॉड्स के ऊपर लपेट देते हैं, और जब हम इसको एवापोरेट करेंगे, तो आपको क्रिस्टल्स ऑफ अल्फा सल्फर मिल जाएगा। आ रही बात समझ? तो क्या करना है बेसिकली, रॉल सल्फर से हम क्रिस्टल्स ऑफ अल्फा सल्फर बनाते हैं। अब रॉल सल्फर क्या होता है कि जब मोल्टन सल्फर को हम कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके रॉड्स के ऊपर लपेटते हैं, उस सल्फर को, मोल्टन सल्फर को, दैट इज रॉल सल्फर। उसको फिर हम क्या करेंगे, एवापोरेट करेंगे, ठीक है। तो एवापोरेट करने से हमें क्या मिल जाता है, बोलो, क्रिस्टल्स ऑफ अल्फा सल्फर मिल जाता है, सही है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। बी में मोनोक्लिनिक सल्फर, इसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बीटा सल्फर बोलते हैं, प्यार से बीटा सल्फर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बीटा सल्फर जो होता है, बीटा सल्फर is formed by melting अल्फा सल्फर। बीटा सल्फर को कैसे बनाएंगे, बाय मेल्टिंग अल्फा सल्फर। तो अल्फा सल्फर को मेल्ट करना है, ठीक है, अल्फा सल्फर को हमें मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर। बात समझ आ रही है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लेंगे अल्फा सल्फर, ठीक है। तो अल्फा सल्फर हुआ, इसको हमें क्या करना है, मेल्ट करना है, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है, मेल्ट करना है, और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, बीटा सल्फर मिलता है, ठीक है, बीटा सल्फर मिलता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, बीटा सल्फर। अब देखिए when alpha sulfur melt and cool then crust of, ऐसा करना, melt and cool till crust will form। हमें इसको कूल करना है, मेल्ट करना है पहले अल्फा सल्फर को, और उसके बाद कूल करना है जब तक कि उसका क्रस्ट ना बन जाए। क्रस्ट समझते हो, और इस क्रस्ट में 2 होल किया जाएगा, एंड 2 होल्स आर मेड, ठीक है, टू रिमूव द remaining liquid, ठीक है। The crystal obtained is बीटा सल्फर। तो जो क्रिस्टल ऑब्टेन होगा दैट इज बीटा सल्फर। तो करना क्या है हम लोग को करना है, पहले मेल्ट करना है, उसके बाद हमें कूल कर देना है, मेल्ट के बाद कूल कर देना है। तो अल्फा सल्फर लीजिए जो हमें ऑब्टेन हुआ है, उसको मेल्ट करिए, ठंडा करिए, ठंडा करना है तब तक जब तक कि उसका क्रस्ट ना बन जाए। तो जब ये यहाँ पे क्रस्ट बन जाता है, देखो जब यहाँ क्रस्ट बन जाता है तो क्रस्ट के अंदर भी कुछ लिक्विड भरा रहता है। जैसे आप देखे होंगे कि बर्फ के नीचे पानी होता है, देखे हो, उस पानी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बर्फ को छेद करना पड़ता है, तो पानी वहां से बाहर आता है। कभी कभी बर्फ भी जमता है तो बर्फ के अंदर भी तुम पानी देखे हो कभी कभी, है ना, तो उसके अंदर भी कहीं लिक्विड रहता है।
ठीक है। तो उस लिक्विड को हटाने के लिए हमें 2 होल करना पड़ता है। जब 2 होल करेंगे यहां से क्या हो जाएगा, लिक्विड बाहर हो जाएगा। तो जो क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होगा दैट इज बीटा सल्फर, उसे हम बीटा सल्फर कहते हैं। आगे बात समझ। तो हमें यहां से जो रिमेनिंग लिक्विड है उसको बाहर कर लेना है, दैट क्रिस्टल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बीटा सल्फर। तो बस हमें अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर बनाने के लिए अल्फा सल्फर को ही मेल्ट करके कूल करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? दूसरा देखिए, अभी हम आपको क्या बोले कि जो हमारा अल्फा सल्फर होता है वो किस टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा, बताइए। अल्फा सल्फर इज स्टेबल, बताओ। अल्फा सल्फर इज स्टेबल, स्टेबल कहां पे स्टेबल रहेगा, बिलो 369, ठीक है, बिलो 369 केल्विन। तो देखिए लेस देन 369 पे ध्यान रखिएगा, लेस देन 369 केल्विन बीटा सल्फर यानी स्टेबिलिटी ऑफ 369 से कम पे कौन स्टेबल रहेगा, अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल देन बीटा सल्फर। अगर हम बात करते हैं अबव 369 केल्विन पे, तो स्टेबिलिटी जो होता है वो किसका, अल्फा सल्फर का कम होता है किससे, बीटा सल्फर पे। और एट 369 टेम्परेचर पे 369 पे both forms are stable and exist बात समझ आ रही है ना। तो 369 पे एट 369 पे दोनों फॉर्म स्टेबल रहेगा, और इस 369 को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। दिस 369 दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, इसे हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो याद रखिएगा 369 से कम बहुत इंपॉर्टेंट है, 369 से कम पे हमारा अल्फा फॉर्म स्टेबल होगा, 369 के ऊपर हमारा बीटा फॉर्म स्टेबल होगा, 369 पे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए एक बार फिर से बता रहा है, मोनोक्लिनिक सल्फर को क्या बोलते हैं, बीटा सल्फर कहते हैं। बीटा सल्फर कैसे बनेगा, तो बीटा सल्फर बनता है अल्फा सल्फर से। जब अल्फा सल्फर को मेल्ट करके ठंडा करते हैं उसको, जब तक उसका क्रस्ट ना बन जाए। जब क्रस्ट बन जाएगा उसके अंदर लिक्विड होते हैं, उन लिक्विड को बाहर निकालने के लिए हमें होस्ट करना पड़ता है। होस्ट करने के बाद जो हमें क्रस्ट ऑब्टेन होता है दैट इज बीटा सल्फर, ठीक है। अल्फा सल्फर स्टेबल कहां होगा, एट बिलो 369 केल्विन। अगर 369 के कम टेम्परेचर है तो अल्फा स्टेबल होगा, 369 के ऊपर में बीटा स्टेबल होता है, और 369 पे दोनों फॉर्म स्टेबल होता है। क्लियर है? एंड 369 केल्विन इज कॉल्ड योर व्हाट, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर पे दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। आई बात समझ, नोट कर लीजिए। अगला दिन सुनाना है सबको, समझे? चलिए देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑफ सल्फर कंटेन 6 to 20 एटम्स, ठीक है। कितना एटम होता है, 6 से लेकर 20 एटम तक एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एसिड वाले में क्या क्या हो सकता है, देखिए एसिड वाले में आपका रोम्बिक सल्फर भी हो सकता है, और मोनोक्लिनिक सल्फर भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक सल्फर भी हो सकता है। तो आपसे कोई कहेगा रोम्बिक सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, एसिड होता है, मोनोक्लिनिक का भी एसिड होगा, दोनों के लिए हम एसिड ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है S6 टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है चेयर शेप, ध्यान रखिएगा। और एट एलिवेटेड
टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर को हम अगर बढ़ाएंगे दैट इज 1000 केल्विन के आसपास अगर हम रखते हैं, तो यहाँ पे S2 भी हमें मिल जाता है, S2 फॉर्म विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, एलिवेटेड टेम्परेचर होता है 1000 केल्विन के आसपास, क्या, तो फिर हमारा S2 भी एग्जिस्ट करता है। और S2 का जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा, S2 is similar to O2। S2 कैसा है? O2 के जैसा है, ठीक है। और इसमें जो पाई, देखो इसमें जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कहां पे? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो S2 मॉलिक्यूल जो है ये पैरा मैग्नेटिक हो जाता है। बात समझ अच्छे से समझ, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो एसिड वाले में कौन कौन सा? रोमिक और मोनोक्लिनिक। S6 वाले में चेयर शेप। और एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या एग्जिस्ट करेगा? S2 एग्जिस्ट करेगा, सिमिलर टू O2। एंड यहाँ पे S2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर, इसीलिए S2 आपका पैरा मैग्नेटिक होता है। डायटॉमिक है, डायटॉमिक है कैसे? सिंगल चॉइस करेक्ट है। आपको ऑप्शन दिया है ट्राइएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड ऑक्टाएटॉमिक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्टाएटॉमिक नहीं, ऑक्टा एटॉमिक। लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करता है? डाई एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चेयर शेप में कैसे एग्जिस्ट करेगा? S6 के फॉर्म में नहीं, तो इसे बोलते हैं हेक्सा एटॉमिक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज योर हेक्सा एटॉमिक, यहाँ पे हेक्सा एटॉमिक हो गया, नोट करिए। Also acids of sulfur. Also acids of sulfur. Sulfur can form many of the acids. Many of the acids in solution phase. In solution phase. They are, वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए और ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर पे क्या हो जाएगा बताओ? 3 2 जा 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। इसके आयंस क्या होंगे? SO3 माइनस एंड 2H प्लस। और ये जो आपका एसिड है इट इज डाई बेसिक एसिड होता है, क्योंकि इसने 2H+ को बाहर लिया है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका H2SO4 +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके आयंस क्या होंगे? SO4 माइनस और यहाँ भी 2H+ होगा। ये भी कैसा होगा? डाई बेसिक
एसिड होगा, इट इज ऑल्सो अ डाई बेसिक एसिड। दूसरा देखिए H2SO5, H2SO5 इसे हम लोग बोलते हैं कैरोज एसिड, कैरोज एसिड कहते हैं। देखिए इसे हम लोग पर एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, पर एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमारा जो SO5 होगा उसके ऊपर -2 चार्ज रहता है और साथ में यहाँ भी 2H प्लस होगा। ये भी आपका डाई बेसिक होता है, डाई बेसिक एसिड होता है, सही है ना। फिर देखिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं H2O3। यहाँ पे हमारे पास 2H प्लस है और साथ में H2O3 2 माइनस है। ये भी आपका डाई बेसिक एसिड होता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे H2O4, यहाँ पे 2H प्लस और H2O4 माइनस माइनस, इट इज ऑल्सो अ डाई बेसिक एसिड। यहाँ पे देखिए H2S2, H2S2O5 2H प्लस और यहाँ पे देगा आपको H2O5 -2, H2S2O6 2H प्लस H2O6 -2, H2S2O7 यहाँ पे आपका 2H प्लस और H2O7 -2, H2S2O8 यहाँ पे आपको मिल रहा है 2H प्लस और साथ में H2O8 -2। आगे बात समझ। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो H2O7 है इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, पर यहाँ पे आपका H2O8 वाले में पर ऑक्साइड लिंकेज है। सबका स्ट्रक्चर भी हम बताएंगे आपको, पहले इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए।